हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अजय पवार एंड दिस चैनल इज टोटली रिलेटेड टू कॉमर्स। तो इस वाले चैनल पे हम इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अकाउंट्स और इंग्लिश के सभी चैप्टर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन को अपलोड करेंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स से और इसके दो सब पार्ट्स हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। तो आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि इंडिपेंडेंस के वक्त पे जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी स्टेट कैसी थी, जैसे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था और टर्शरी सेक्टर था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उन सब के अंदर क्या क्या हो रहा था। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम आगे अपने चैप्टर पे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम फुल अपनी एनसीईआरटी से कवर करेंगे। जो ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं उनको हम शॉर्ट में करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम अंडरलाइन करते चलेंगे, ताकि हमें पेपर के समय पर अपनी कोई भी दिक्कत फेस करनी ना पड़े। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, पर जो भी है मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये बुक है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हमें बताना कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसके फीचर्स क्या क्या है, या फिर उसने क्या क्या डेवलपमेंट अभी तक किया है और उसका जो पाथ है वो क्या क्या है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब 200 ईयर्स के बाद इंडिपेंडेंस हुई थी, तो जो हमारी हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। तो उन सभी चीज़ों को ये डिस्क्राइब करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट दे रखा हमें। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इट नॉट जस्ट ऑफ करंट मेकिंग। इसका मतलब है कि जो इंडिया का जो प्रेजेंट डे है, जो इंडियन इकोनॉमी का जो प्रेजेंट डे है, वो सिर्फ अभी अभी नहीं बना है। उसके जो रूट्स है वो हिस्ट्री में बहुत पहले से हैं, पर्टिकुलरली जब से हैं जब इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश है वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे। उसके बाद 200 ईयर्स के बाद हमें फाइनली 15 अगस्त 1947 में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो इंडिपेंडेंट हो गई। और उससे पहले जो जो ब्रिटिश कॉलोनी था जो इंडिया के ऊपर रूल कर, इसका सिर्फ एक ही पर्पस था कि जो इंडिया में इंडिया जो कंट्री है उसका जो रॉ मटेरियल है वो सप्लाई हो सके ग्रेट ब्रिटेन में, ताकि वो अपने इंडस्ट्रियल बेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सके और बहुत सारी इंडियन और भी बहुत सारी इकोनॉमीज है उन सभी को एक्सप्लोइट कर सके। तो अभी हम इंट्रोडक्शन तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करने जा रहे हैं 1.2, मतलब इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक, जो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। मतलब जब कॉलोनियल रूल था, जब ब्रिटिश रूल था, तो हमारा जो डेवलपमेंट था, हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट वो बहुत कम था। तो ये वाला पैराग्राफ उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया हैज़ एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के आने से पहले जो इंडिया था वो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी था। एग्रीकल्चर था वो मेन सोर्स ऑफ लिविंग द फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऑलमोस्ट 85 पीपल थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते थे जब ब्रिटिश रूल से आने से पहले। उसके बाद बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी इंडिया इन्वॉल्व था। इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो इंडिया था उसकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप नीचे देख सकते हैं मुस्लिम टाइप का जो कॉटन टेक्सटाइल था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, और जो मेनली वो बंगाल में था। इससे ज़्यादा आपको इस वाले पैराग्राफ में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से ऊपर हैं। और हैंडीक्राफ्ट में तो था ही तक, और साथ साथ कॉटन में, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स, इन सभी में ये बहुत ज़्यादा फेमस था इंडियन इकोनॉमी। तो इसको इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन एंजॉय करने का मौका मिला ब्रिटिश रूल से आने से पहले। उसके बाद तो उन्होंने हमारी जो सभी इंडियन इकोनॉमी था उसके ऊपर कब्जा कर लिया, पर उससे पहले हम बहुत ज़्यादा फेमस थे, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन मिल रही थी इन सभी के लिए। और जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल था वो हमारा बहुत ज़्यादा था, और हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन ऑल इंपोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो बहुत ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट करता था उन सभी में जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ज़्यादा था। The economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of their economic interest of their home country than the development of the Indian economy। इसमें लिखा जो ब्रिटिश थे वो ऐसी पॉलिसीज लेके आए थे जिससे जो वो अपनी होम कंट्री है उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सके, उसको ज़्यादा प्रमोशन कर सके, ना कि इंडियन इकोनॉमी को, क्योंकि वो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन सभी इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी की जो पॉलिसीज है उनके ऊपर एक फंडामेंटल चेंज आ गया, जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। मतलब जो जो ब्रिटेन थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इंडिया से दो चीज़ें लेना चाहती थी। पहला, वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेके अपने देश में ले जाना चाहती थी, और वहां से उसी सेम रॉ मटेरियल को यूज करके वो इंडिया में वापस इंपोर्ट करती थी फिनिश गुड के उसमें।
Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national income and per capita income. ये वाला पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मेनली यहाँ तक भी कह सकते हैं आप इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट है उसने कोई भी ऐसा सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया कि वो इंडिया का जो नेशनल या पर कैपिटा इनकम है उसको एस्टिमेट कर सके। कुछ इंडिविजुअल थे जिन्होंने ऐसा सोचा या फिर ऐसा अटेम्प्ट किया और उसके हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, पर उनमें से कुछ एस्टिमेटर्स थे जिन्होंने इसके सभी के नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम को मेजर किया। वो थे दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बे, फिनले शेरेस, VKRV राव एंड RC देसाई। इन्होंने कुछ अटेम्प्ट किए इंडिया की पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए, और दादा भाई नारोजी वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिसाइड टू एस्टिमेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। इन सभी में से सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था वो राव का था, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो सबसे ज़्यादा अच्छा था, या फिर सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं बिल्कुल अप टू द पॉइंट था। इनकी वजह से जो इनका जो एस्टिमेशन था वो सबसे बेस्ट माना गया। 1.3 पे जॉब किया एग्रीकल्चर सेक्टर। अब इस वाले में हम देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके बारे में क्या बताया गया। जब वो इंडियन इकोनॉमी थी वो बिल्कुल आज़ादी हुई थी, मतलब कि ब्रिटिश से जो वो छूटी थी बस अभी, और एग्रीकल्चर सेक्टर उस वक्त कैसा था। गाइज 1.3 पे जाने से पहले मैं आपको इन दो टर्म के मीनिंग के बारे में बताने तो भूल गया। सबसे पहले है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता है मतलब कि जो पूरा नेशन है उसकी इनकम कितनी है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। और पर कैपिटा इनकम होती है पर पर्सन इनकम, मतलब कि जो इंडिया में रह रहा है वो पर पर्सन कितना कमा रहा है, एक पर्सन कितना कमा रहा है, 20,000 30,000 या फिर जो भी इंडिया में जो होते हैं वो। तो इन दोनों के बारे में अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, पर ऑफ कोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स इज टोटली रिलेटेड टू दीज। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग 3 चैप्टर है जो इससे ही रिलेटेड है। उन सभी के बारे में हम उस वाले तीनों चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम आ जाते हैं अपने 1.3 और एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रिमेन्ड फंडामेंटली एग्रेरियन, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो ब्रिटिश रूल के समय पे सिर्फ एग्रेरियन, मतलब एग्रेरियन का मतलब होता है एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है। About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. So, at the eve of independence, about 85%, मतलब 85%, 100 में से 85% जो 100 में से 85% लोग हैं ना वो सारे एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड थे, चाहे तो इनडायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर उस टाइम पे एग्रेरियन थी। मैंने एग्रेरियन और अबाउट 85% को हाईलाइट कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी बुक में भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं। तो आप ये स्टेगनेंट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये जो इंडियन इकोनॉमी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वो स्टेगनेंट थी, मतलब वो रुकी हुई थी, ना ही उसमें ग्रोथ हो रही थी ना ही वो डिक्लाइन जा रही थी, मतलब एक समय पे वो रुक गई थी। तो आप इसको एक फीचर की तरह कह सकते हैं इंडियन इकोनॉमी का या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर का उस टाइम पे। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम वेरी लो, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ज़्यादा लो थी। प्रोडक्टिविटी मतलब होता है पर हेक्टेयर कितना आउटपुट जनरेट करता है एग्रीकल्चर में, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। In absolute term, the sector experiencing some growth due to the expansion of the aggregate area under cultivation. So कुछ अगर हम कुछ टर्म में बोले तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसने कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे थे तो जो एग्रीकल्चर एरिया था वो बढ़ता जा रहा था। उसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें कुछ एक्सपेंशन हुआ, कुछ ग्रोथ हुआ। दिस स्टैग्नेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड मेनली बाय द वेरियस सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। तो यहाँ पे हमें जो स्टेगनेंट था इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर, उसका रीज़न बताया हुआ है, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो स्टेगनेंट होने का रीज़न था, मेनली रीज़न क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मेनली बहुत सारे सिस्टम से जुड़ा हुआ था और जिसका मेन सिस्टम था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब लैंड सेटलमेंट सिस्टम में हमें बहुत सारी चीज़ें आगे बताएंगे तो हम उसमें आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। इस सिस्टम में क्या होता है कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है वो ज़मींदार को अडोप्ट करती है या फिर उनको वो अपने पावर दे देते हैं कि आप जो टिलर्स ऑफ द सोइल होते हैं, मतलब कि जो एक्चुअली खेत में काम करते हैं उनसे टैक्स कलेक्ट करो, और ये जमींदार होते हैं वो गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो सारा टैक्स दे देते हैं, तो कितना भी टैक्स ले सकते हैं उनसे। तो इन इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम में ये था। तो ये जो जमींदारी सिस्टम था वो मेनली बंगाल प्रेसिडेंसी में था,
बंगाल उस वक्त बहुत बड़ा पार्ट था पर आज वो छोटा सा हो गया। तो बंगाल में उस वक्त क्या क्या था? जो भी सारी ईस्टर्न साइड की स्टेट्स है वो सारी बंगाल में आती थी। फिर बाद में बंगाल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था छोटे छोटे स्टेट्स में। और जो एक्चुअल प्रॉफिट होता था वो डीलर्स के पास नहीं जाता था, वो ज़्यादा था ज़मींदार के पास और इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। वो जो एक्चुअल कल्टीवेटर्स है, मतलब कि जो कल्टीवेट करते थे लैंड को, जो लैंड को प्रिपेयर करते थे, उसमें कुछ उगाते थे, वो उनके पास नहीं जाता था, वो सिर्फ जमींदार के पास जाता था। और जमींदार उसको कहाँ बेच देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो मेनली फायदा किसका हो रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो इस 4 लाइन में मैं बताया कि जो भी उनके पास प्रॉफिट ज्यादा था, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं किया। ना ही गवर्नमेंट ने कोई भी इनिशिएटिव लिया ऐसा, या ना ही जमींदार ने ऐसा कोई भी इनिशिएटिव लिया। ये दोनों अपनी लग्जरीज के ऊपर ज्यादा स्पेंड करते थे, ना कि एग्रीकल्चर को उसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने या फिर उसमें कुछ इनोवेशन टेक्निक को यूज करने के लिए। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स वर ओनली टू कलेक्ट रेंट रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर्स। तो जमींदार को सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था कि आप जो कल्टीवेटर्स ऑफ द सोयल है, जो एक्चुअली वर्कर्स है, उनसे सिर्फ आप रेंट कलेक्ट करो, बिना कुछ ये देखे कि वो कल्टीवेटर्स है वो पुअर है, रेंट नहीं दे सकते, वो कुछ भी नहीं देखते थे। दिस कॉज इमेंस इमिजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर। और इसकी वजह से जो सोशल टेंशन डेवलप हो गई थी इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि जो पर्सन थे, जो वर्कर थे, वो रेंट नहीं भर पा रहे थे, उनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा सजा दी जाती थी, जिसकी वजह से उनके अंदर सोशल टेंशन फैल गया था बहुत ज़्यादा। To a very great extent, the term of the revenue settlement were also responsible for the zamindar adopting such an attitude. और ज़्यादातर हम ये भी कह सकते हैं कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट है वो मेनली ज़मींदार की वजह से आया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ऐसा एटीट्यूड, उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया था। डेट फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफिक सम ऑफ रेवेन्यू वर फिक्स्ड। इसमें मतलब कि ज़मींदार जो वर्कर्स हैं उनको कहते थे कि आपको हर महीने की 10 तारीख को पैसा जमा कराना ही होगा, वरना फिर आपको या फिर मारा जाएगा, फिर पीटा जाएगा, फिर आपको जो एरिया उस पर काम नहीं करने दिया जाएगा। इसकी वजह से उनको भरना पड़ता था जो भी वो कहते थे। बिसाइड दैट लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके और इन सभी के अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे उसमें टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज ही नहीं होती थी। तो हमें यहाँ पे अभी तक 3 फीचर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के देखने को मिले, सॉरी 4। एक तो स्टैग्नेंटेशन, जो इंडियन इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट थी, वो रुक गई थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वो बिकम वेरी लो। लैंड सेटलमेंट सिस्टम थे, मेनली जमींदारी सिस्टम, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और टेक्नोलॉजी थी वो तो बिल्कुल लो ही थी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए कुछ यूज ही नहीं करते थे। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज तो थी नहीं। मेनली मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते थे लोग, अगर मॉनसून होगी तो जो क्रॉप है वो अच्छी होगी, वरना वो नहीं होगी। नेग्लेक्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स तो फर्टिलाइजर के बिना तो क्रॉप उग ही नहीं सकती, पर उस टाइम पे फर्टिलाइजर्स को लोग यूज ही नहीं करते क्योंकि वो मार्केट में थे ही नहीं। ऑल एड टू एग्रीगेटिव टू द plight of the farmers and contribute to the dismal level of agriculture productivity। इन सभी कारणों की वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही कम हो गई थी। देयर वॉज ऑफ कोर्स सम एविडेंस ऑफ द रिलेटिवली हायर यील्ड ऑफ कैश फ्लो इन सर्टेन एरिया ऑफ द कंट्री ड्यू टू कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये वाली जो टर्म है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें कुछ हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप, कुछ जो कैश क्रॉप होती है जैसे कि इंडिगो, कॉटन, इन सभी के जो प्लांटेशन की वजह से, उन सभी को उगाने की वजह से जो इंडियन इकोनॉमी की जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें थोड़ा बहुत हमें हाई देखने को मिला, मतलब कि हमें थोड़ा बहुत अप देखने को मिला। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसका इस टर्म का मतलब है कि जो एग्रीकल्चर है वो पहले सिर्फ फूड क्रॉप यानी कि जो कंज्यूम कर लेते हैं सिर्फ उन क्रॉप के लिए यूज होता था, पर अब जो एग्रीकल्चर है वो कमर्शियल हो गया था, मतलब कि हम कुछ कैश क्रॉप जैसे कि वो क्रॉप होते हैं जो हम बाजार में बेच सकते हैं, उनकी तरफ हो गया था उसका ध्यान, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि वो कहते थे कि आप इंडिगो उगाओ और एज अ रेंट उसको आप हमें दो। जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में कैश क्रॉप होने की वजह से जो कुछ एक हाई जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें थोड़ा बहुत उछाल हमें देखने को मिला, वो अपवर्ड था ना कि डाउनवर्ड। दिस कुड हार्डली हेल्प फार्मर्स टू improve their economic condition as instead of producing food crops। जो इसकी वजह से जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, इसकी वजह से जो फार्मर है उसको बहुत ही, उनकी तरफ से तो कोई इम्प्रूवमेंट हुआ ही नहीं था, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी इम्प्रूव हुई नहीं थी। क्योंकि अब वो कैश क्रॉप बोने लगे थे और जिनकी वजह से फूड क्रॉप उनकी कमी हो गई थी, और जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमाइंस हो गई थी। और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बैक होम, despite some progress made in irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control,
और ड्रेनेज एंड डिससेमिनेशन ऑफ सोil। तो इनकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें फ्लड ज़्यादा आने लगी थी, और इन सभी के ऊपर तो कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं जिसकी वजह से हम अपने ड्रेनेज को रोक सकें या फिर जो सोइल इरोजन होता है उसको रोक सकें। तो इस वाले जो प्रोपोर्शन है उसमें यही है। तो आगे हम अपने आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ये वाला सेक्टर हमें बताएगा, ये वाला टॉपिक हमें बताएगा कि इंडस्ट्रीज की हालत उस वक्त कैसी थी। ये तो हमें पता है कि जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इतना फेमस था, उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसा कि एग्रीकल्चर सेक्टर था वही वैसा इंडस्ट्रियल सेक्टर था। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड दिस पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया वाज टू फोल्ड। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, इस मोटिव के बिहाइंड कि वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो दो फोल्ड थे। पहला, first to reduce India to the status of a mere exporter of important raw material and for the upcoming modern industries in the British, and second to in turn India into a spilling more market for the finished product of those industries for that they continue expansion। मतलब कि जो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसके पीछे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका दो कारण था। पहला कारण तो था कि जो इंडिया है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए एज अ रॉ मटेरियल, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल बाहर जाएगा, ब्रिटेन में जाएगा, और वहां से जो फिनिश गुड है वो इंडिया में आएगा। मतलब इंडिया ब्रिटेन को फिनिश जो रॉ मटेरियल है वो देगा, और उसके बदले में ब्रिटेन उसको फिनिश गुड बना के देगा। ये वाला दो फोल्ड मोटिव थे ब्रिटिश के गवर्नमेंट के इंडिया से। तो आगे हम चलते हैं। In the unfold economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industry create no only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian customer market। तो यहाँ पे बताएगी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि उन्होंने टैरिफ लगा दिए थे कि इंडिया से जो फिनिश गुड जाएंगे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हैं ताकि वो बाहर जाके महंगे हो जाएं और कोई लोग उनको ना खरीदे। उसकी वजह से क्या हो गया, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो बिल्कुल ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब उसमें हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो भी लोग लगे हुए थे उसके ऊपर एक मैसिव वेट पड़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई इंडिया में। उसकी वजह से क्या हो गया, जो डिमांड है वो इंडियन कंज्यूमर की जो डिमांड है वो बढ़ गई। उसकी वजह से क्या हो गया, जो ब्रिटिश है वो वहां से फिनिश गुड इंडिया में एक्सपोर्ट करते और उनको बेचते और उनसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता। During the second half of the 19th century, modern industry began to take root in India। So second half of 19th century में जो modern industries थी वो अपने roots इंडिया में grow करने शुरू हो गई थी। Progress remains very slow, but जो progress थी वो अभी भी बहुत ज़्यादा slow थी। Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textile mills। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कॉटन और टेक्सटाइल मिल्स, ये दो मिल्स थी, इन दोनों को लगाने के बाद इस जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई। जो कॉटन मिल्स थी वो मेनली डोमिनेटेड बाय द इंडियंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जो कॉटन मिल्स थी वो इंडिया की थी और जो लोकेटेड थी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, कहाँ पे थी, महाराष्ट्र एंड गुजरात। while the jute mill was dominated by the foreigners। और जो जूट मिल थी वो फॉरेनर्स के द्वारा डोमिनेट की जाती थी, मेनली फॉरेनर तो तब ब्रिटिश ही थे तो उनके द्वारा डोमिनेट की जाती थी, और वो मेनली बंगाल में थी। So the iron and steel industries began coming up in the beginning of the 12th century। तो इसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज भी आने लगी। ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पहली इंडस्ट्रीज थी जो अब तब आई थी। मतलब कि जो आयरन और स्टील से रिलेटेड थी वो टिस्को थी, जो इसका फुल फॉर्म है द टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, या फिर कंपनी कह सकते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये 1907 में आई थी इंडिया में, इन्होंने अपनी पहली इंडस्ट्री सेटअप की थी। ये वाला एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टिस्को कब इंट्रोड्यूस हुई थी, कब आई थी, तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। As few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. coming up after the Second World War। So शुगर इंडस्ट्रीज या सीमेंट इंडस्ट्री या पेपर इंडस्ट्रीज ये सब कब आनी शुरू हुई, जब सेकंड हाफ हो गया, मतलब कि वर्ल्ड वॉर जब सेकंड हुआ उसके बाद से ये इंडिया में आना शुरू हो गई। जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी वो ज़्यादा हार्डली कोई कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी इंडिया में। फर्दर मोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी और ग्रोस वैल्यू एडिशन रिमेन वेरी स्लो। तो जो ये इंडस्ट्रीज थी, जो न्यू इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, उनकी जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी पे वो बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पे दो वर्ड आया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रोस वैल्यू एडेड।
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब? कर सकते किए हैं इंडियन इकोनॉमी, उन सभी की मार्केट वैल्यू, उसे जीडीपी कहते हैं। और ग्रोस वैल्यू एडिशन बल्कि जो सारे गुड होते हैं उनकी वैल्यू एडिशन वो बहुत ज्यादा कम हुई थी। अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर। एक और ड्रॉबैक था न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर का कि वो जो ऑपरेशन सेक्टर था वो बहुत ही कम था, जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ही कम था। दिस सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू रेलवेज। और जो पब्लिक सेक्टर था वो मेनली कहाँ कहाँ था, रेलवेज में, पावर जनरेशन में, कम्युनिकेशंस में, पोर्ट्स में और सम अदर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जैसे कि पोस्टग्राम या टेलीग्राफ। इन सब तक ही जो पब्लिक सेक्टर था वो इन सब तक ही जो इनकॉर्पोरेटेड रह गया था, यहीं तक ही रुक गया था। तो आज हम यहीं तक कर रहे हैं, हम इस चैप्टर को यहीं तक ही रखते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फ्लो चार्ट्स देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ताकि आपको जो मेमोराइज है या फिर आपको नोट्स बनाने उसमें बहुत ज़्यादा काम आ सके। सबसे पहला फ्लो चार्ट एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर जो है, लो प्रोडक्टिविटी थी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम था, और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कम थी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ तो थी ही नहीं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से मुल्क एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया गया। उसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें जो फूड ग्रेन्स है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते थे। तो ये सभी फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के। और जो एक और मेन क्वेश्चन था कि जो ब्रिटिश है उसका सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ दो मोटिव था। पहला, जो इंडिया है उसको रॉ मटेरियल है उसके पास बहुत ज़्यादा था तो उसको रिड्यूस कर देना। और दूसरा, इंडिया को टर्न कर देना एक मार्केट फॉर फिनिश गुड, बल्कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके ब्रिटिश में वहाँ पे उनको कन्वर्ट करके फिनिश प्रोडक्ट में दोबारा से इंडिया को सेल करना। मतलब कि जो टोटल फायदा है वो ब्रिटेन का था। ये मेन मोटिव था सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अब हमने अभी अभी डिस्कस किया कि जो तीन टाइप की इंडस्ट्रीज थी तब इंडिया में। पहली तो थी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो डोमिनेटेड बाय इंडियन में थी और वेस्टर्न पार्ट में थी जो कि गुजरात और महाराष्ट्र है इस टाइम पे। दूसरी है जूट मिल्स, जो फॉरेनर्स के द्वारा डोमिनेट की जाती थी और वो मेनली बंगाल में थी। कुछ अदर इंडस्ट्रीज थी जो जैसे कि टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो 1907 में आई थी। और शुगर सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्री थी जो डेवलप होना शुरू हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। और कुछ कैपिटल गुड इंडस्ट्री थी जो बहुत ही ज़्यादा कम थी पर उनका कोई भी हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपना जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूं। और अगर आपको और भी रिलेटेड वीडियोस देखने, ट्यूटोरियल देखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं ताकि आपको कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके लिए आपको अपडेट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।